गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए रिएक्शंस पढ़ रहे थे। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का हमने ऑक्सीडेशन देखा था और फिर हम उसका रिडक्शन करवा रहे थे। तो रिडक्शन के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनमें अगर हमें अल्कोहल बनाना हो, अगर कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से मुझे अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल बनाने के लिए मैं क्या क्या रिएजेंट काम में ले सकती हूँ वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें था कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय विघटन, जिसमें आप कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हो, कोई भी मतलब जिनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी हो। ओके, तो जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये सारे जो मेटल्स है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी मेटल हम लेंगे, फिर हम उसकी प्रेजेंस में हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन। ओके, हाइड्रोजनेशन। तो ये तो था कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। देन आपको मैंने बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक प्रबल अपचयक होता है। मोस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूहों का अपचयन ये कर देता है, ठीक है। लेकिन LiAlH4 एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अगर मैं इसे किसी कंपाउंड में यूज़ करूँगी और अगर कार्बोनिल के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी वहाँ है तो ये उसका भी रिडक्शन कर देगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो हम कोई सेलेक्टिव रिडक्शन लेंगे जो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का ही रिडक्शन कर सके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसमें 4 हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें 4 हाइड्राइड है, ठीक है ना। LiLH4 में भी 4 थे, इसमें भी 4 है, लेकिन लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है सोडियम यानी कि NaBH4 से। ओके, इसलिए जब मैं NaBH4 यूज़ करती हूँ तो ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है। इसलिए जब भी मुझे सेलेक्टिव रिडक्शन करना होगा कार्बोनिल का तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अवॉइड करूँगी और क्या प्रेफर करूँगी, NaBH4। ओके, ऐसे फिर मैंने आपको एल्केन बनाने के लिए 2 मेथड बताए थे कि अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाना हो तो एल्केन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन करवा सकते हो, ओके, या तो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन करवा सकते हो, या फिर हम क्या करवा सकते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन हमने पढ़ लिया था, जिसमें रिएजेंट मैंने आपको बताया था कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। हम जनरली ZnHg पढ़ते आए हैं 12th से, लेकिन मेटल्स आपको मैग्नीशियम, जिंक, मरकरी, ठीक है, सोडियम, इनमें से कुछ भी गिवन हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन दे सके। ओके, और प्रोटॉन शॉर्ट्स जनरली HCl ही लेते हैं, वो आप ले लेंगे। और जब ये रिएजेंट आपको गिवन है तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, क्लेमेंशन रिडक्शन। जो CO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। समझ गए। ऐसे ही फिर मैंने आपको इसका एक ड्रॉबैक बताया था कि ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन हम अवॉइड करते हैं क्लेमेंशन में जो एसिड सेंसिटिव हो, जो एसिड के साथ रिएक्शन देते हो, ठीक है। लेकिन वोल्फ-किर्शनर की जब बात की जाती है तो वहाँ पर बेसिक मीडियम होता है, इसलिए वहाँ हम ऐसे कंपाउंड लेना अवॉइड करते हैं जो बेस सेंसिटिव हो, क्योंकि वहाँ साइड रिएक्शन भी हो जाती है। ओके, फिर मैंने आपको क्लेमेंशन तो कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन वोल्फ-किर्शनर हमारा रनिंग था। वोल्फ-किर्शनर में मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल करवाए थे, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो देखो। आपको ये कंपाउंड गिवन है ऐसे, ये NO2Cl, ये है आपका CO। आपको रिएजेंट गिवन है हाइड्रोजन ETOH, ओके, ETOH अल्कोहल, समझ रहे हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको जो रिएजेंट गिवन है वो क्या दिया हुआ है। एक्चुअली अगर अल्कोहल ले लेंगे तो वो तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा, है ना। हमें बेसिक मीडियम चाहिए तो हम या तो कोई भी बेस तो लेंगे ही जो रेट को इंक्रीज़ करेगा, लाइक मैंने KOH लिया है,
और मैंने एक सोडियम इथॉक्साइड का मॉलिक्यूल भी काम में ले लिया है। ध्यान से देखो, रिएजेंट हाइड्रोजन लिया है, KOH आप ले भी सकते हो, ना भी लोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। और हमने जो दूसरा जो स्टेप है उसमें हमने क्या काम में लिया है, ETO। ओके, चलो मैकेनिज्म बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से आने लग गया होगा ना, लास्ट क्लास में ही बताया था ना वोल्फ-किर्चनर का मैकेनिज्म कैसे होता है, बस आपको वैसे ही सारा अप्लाई करना है। यहाँ Cl है, यहाँ NO2 है और ये आपका कार्बोनिल है। चलो रिएक्शन स्टार्ट करो। क्या होता है भाई, सबसे पहले जो हाइड्रोजन है वो अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, आप कहोगे कि मैम जो ऑक्सीजन है उसके -I की वजह से इसके कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए जो ये नाइट्रोजन है वो इस कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। चलो करवा दिए रिएक्शन। क्या बना, ये कंपाउंड बना, देखो NO2 O- NH2NH2, यही बना। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर चार्ज बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। अब ये चीज़ तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव आना उसको स्टेबल नहीं करता है, तो ये स्टेबल होगा, यहाँ से इस H को भगाएगा। पहले H निकलेगा, फिर उस H को कौन ले लेगा, O-। देखो माइनस का मतलब H निकल रहा है, प्लस का मतलब H जुड़ रहा है, दोनों एक ही स्टेप में करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास जो स्पीशीज़ बन जाएगी वो क्या बनेगी, देखो आपके पास ये आ जाएगा NO2 Cl OH NH NH2, यही बनेगा। मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, कोई चेंज यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हो। इस तरह से हो जाएगा ना मैकेनिज्म। अब क्या होगा, मैंने आपको आगे ये कहा था कि OH एक लिविंग ग्रुप होता है। ये इस लोन पेयर को दिख रहा है कि इसके आगे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो भागेगा यहाँ से, ठीक है। देखो क्या स्पीशीज आ जाएगी अपने पास ये स्पीशीज आ जाएगी क्या, यहाँ से तो ये चला ही गया, यहीं बना देते हैं, ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं, ठीक है। देखो भाई ध्यान से देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा चार्ज क्या आएगा इस पर, पॉजिटिव, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आना इसको लेस स्टेबल करेगा, तो ये यहाँ से इस H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो क्या बनेगा, NO2, ये लो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, ये इसका लोन पेयर भी है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस कर सकता है ना। चलो करवा दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखो क्या बनेगा, Cl NO2, देखो ध्यान से देखो, N डबल बॉन्ड NH2, इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस नाइट्रोजन ने, चार्ज बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो चार्ज बनाना पड़ेगा नेगेटिव, समझ रहे हो। ये नाइट्रोजन न्यूट्रल कैसे होगा भाई, H के इलेक्ट्रॉन लेगा और ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव पर। ये सब चीज़ें तो अब समझ में आने लग गई होगी ना, कि H अगर निकल रहा है और उसी स्टेप में अगर कोई नेगेटिव चार्ज उसको दिख रहा है तो भाई वहाँ जाके जुड़ जाएगा ना। देखो यहाँ H आ गया और आपके पास ये स्पीशीज़ आ गई, यही बना है। अब भाई इसको दिख रहा है कि नाइट्रोजन गैस बन सकती है, यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन तो गैस है और गैस के निकलने की टेंडेंसी बहुत ही अच्छी होती है, इजीली बाहर हो जाती है। तो यहाँ से देखो ये N2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव पर। मतलब मुझे ये चीज़ मिलेगी,
यहाँ भी H और इसका लास्ट में ये नेगेटिव पे दूसरा H आ जाएगा, CH2 बन गया। ये समझ रहे हो, CH2 बन गया। अब भाई ध्यान से देखो, मैंने बेस लिखा है, ठीक है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैसी होती है आपको अच्छे से पता है। मैंने मैकेनिज्म में बेस को काम में नहीं लिया है, हटा देती हूँ मैं। अगर आप ले लेते हो तो मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, कि यहाँ पर जब लोन पे ट्रांसफ़र होते हैं तो पहले बेस यहाँ से H को लेता है, नेगेटिव बनाता है, फिर यहाँ से पहले H हटेगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, फिर रेजोनेंस होता है। तो आप बेसिक मीडियम में भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हो। ये तो इतना काम हो गया। अब हमें एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है रिएक्शन में, OET, ठीक है। OET आपको एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। समझ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पर ऑपरेट होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें किसे रिमूव करना है वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। OET माइनस कहाँ टेक करना चाहिए, कौन से ग्रुप को उसे बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, किसे बाहर करेगा, किसे निकालेगा ये। जब OET माइनस की हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो ये कौन से जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो आपको सुननी है, सुनने से समझ में आएगी। क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब आप करवाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ता है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल ही आता है और इलेक्ट्रोफाइल ही वहाँ से चला जाता है। तो जब ESR रिएक्शन की बात की जाती है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये कहा जाता है कि जितने ज़्यादा रिलीजिंग ग्रुप होंगे, यानी जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप वहाँ होंगे, उतने ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, उस रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, डोनेट करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल की आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। तो ESR रिएक्शन तब आसानी से हो सकती है जब वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल ही आए, न्यूक्लियोफाइल ही जाए, वो तब आसानी से होती है जब उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हो। ओके, ध्यान से देखो, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, तो इसके विड्रॉइंग पावर की वजह से इस Cl की रिमूवल टेंडेंसी बढ़ जाएगी। Cl तो रिलीजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से सीधी सी बात है, बाहर कौन होना चाहिए भाई, यहाँ से बाहर होगा Cl, क्योंकि NO2 यहाँ पर अपना -I -R दोनों इफेक्ट लगाएगा और उससे इस कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। तो बस लास्ट में ये एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर ऐड हुआ है क्योंकि आपको सोडियम इथॉक्साइड भी गिवन है। समझ गए ना। बस ये इसका मैकेनिज्म है, बिल्कुल इजी है। आपको मैकेनिज्म वैसे बता ही रखा है तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। बस ये लास्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जो मैंने आपको बता भी दिया है कैसे क्या करना है। तो अब आप आराम से इनको कर लेंगे। समझ गए ना। बस इस तरह से हम वॉल्केशनल रिडक्शन भी करवा सकते हैं और क्लेमेंशन रिडक्शन भी करवा सकते हैं। आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, वॉल्केशनल भी कर लिया है, क्लेमेंशन भी कर लिया है, एल्केन भी बना लिए कार्बोनिल से और अल्कोहल भी बना लिए। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी, आपका नेक्स्ट टॉपिक हेलोजिनेशन है। देखो भाई ध्यान से देखना, सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ाने में मज़ा आता है और आपको भी पढ़ने में आना चाहिए, पढ़ना अच्छे से।
देखो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन इन हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन इन इनोल और इनोलेट फॉर्म। सीधी सी बात है, कीटोन इनोल भी बना सकता है, इनोलेट भी बना सकता है, डिपेंड कर रहा है कि कंडीशन कैसी है। मीडियम एसिडिक है तो इनोल के थ्रू बनेगा, और अगर बेसिक है तो इनोलेट के थ्रू हेलोजिनेशन हमें करवाना है। समझ रहे हो ना? चलो अब देखो कि कीटोन क्यों दे रहा है। ठीक है, अब देखो कीटोन इसलिए देता है क्योंकि कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ चाहे कुछ भी जुड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा चेन क्यों ना हो, हमें तो पता है कि कार्बोनिल की जो कीटोन होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने की प्रोबेबिलिटी एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। ठीक है ना? तो जब हम हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके अल्फा पर हाइड्रोजन अगर है तो वो हेलोजिनेशन रिएक्शन इजीली दे देते हैं। ठीक है, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग हो तो ही हेलोजिनेशन होगा। जब हमने वो रिएक्शन पढ़ा था ना, एक हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको मैंने पढ़ाई थी, वहाँ ये चीज़ थी, तो सेम वो कब हुई है। बस हेलोजिनेशन का मतलब हमें एक बार हेलोजिनेशन करवाएंगे, वहाँ 3 बार करवाते तो वो कोई इशू नहीं है। आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को भी इसका एज ए एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन का बस ये था कि 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल ही वो रिएक्शन देते हैं, लेकिन हेलोजिनेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें अगर एक हाइड्रोजन भी मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि ये कीटोन यहाँ पर हेलोजिनेशन दे सकता है। जैसे मान लो आपके पास ये कोई कार्बोनिल है, ये यहाँ कोई R ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 लगा दिए लो। ठीक है, ऐसे ही ये एक और कार्बोनिल है, ये सारे CH3 है। यहाँ आपको मैं कह रही हूँ कि बताओ हेलोजिनेशन रिएक्शन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड आसानी से देंगे। सबसे ऊपर ये तो देगा ही, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो कम से कम एक चाहिए, यहाँ तो 5-5 है, तो आराम से दे सकता है। इसको देखो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। अल्फा कार्बन ये है इसके लिए, और इस पर कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी हेलोजिनेशन दे सकता है। इसको देखो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, नो अल्फा H, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये यहाँ हेलोजिनेशन नहीं देगा। समझ रहे हो? सबस्ट्रेट देख के कैसे पता लगाना है हेलोजिनेशन होगा या नहीं? सिर्फ आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, अगर है, एक भी है, हेलोजिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑर्डर आपको मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए दे दूं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमें अच्छे से ये चीज़ पता है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वहीं कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो भाई यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये दे सकता है, और ये दोनों नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हो? हेलोजिनेशन अलग चीज़ है, हेलोफॉर्म अलग चीज़ है। हेलोफॉर्म को आप हेलोजिनेशन बोल सकते हो, लेकिन हेलोजिनेशन को आप हेलोफॉर्म नहीं बोल सकते। मतलब ये कंपाउंड जो हेलोफॉर्म दे रहा है वो 100% हेलोजिनेशन देगा। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड हेलोजिनेशन दे रहे हैं वो हेलोफॉर्म दे, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। समझ गए? क्योंकि हेलोजिनेशन में हमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन की नीड होती है, और हेलोफॉर्म में हमें कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन की नीड होती है।
समझ गए? बस अब आपको क्या करना है, अब हम हेलोजिनेशन करवाएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, उनमें मैकेनिज्म करेंगे, इनोल से करेंगे और इनोलेट से करेंगे। ठीक है, चलो देखो, इमेजिन कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया RCH2COR, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने कह दिया कि आपको एसिडिक या बेसिक मीडियम गिवन है और हेलोजन से रिएक्शन करवा दो। ठीक है, तो चलो अभी तो मैकेनिज्म का पता ही नहीं है कैसे होगी। देखो, सबसे पहले एसिडिक मीडियम, दोनों लिखे हैं ना, मतलब रिएक्शन दोनों मीडियम में हो सकती है। एसिडिक मीडियम में आपको अच्छे से याद है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम में होती है, एल्डोल कंडेंसेशन याद करो, उसमें मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि या तो एसिडिक मीडियम में एल्डोल हो सकता है या फिर बेसिक मीडियम में हो सकता है। अगर एसिडिक मीडियम में एल्डोल होगा तो एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनोल बनता है, और अगर बेसिक मीडियम में होगा तो इनोलेट आयन बनता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है इनोल। अब बना के देख लो, मैकेनिज्म बनाओ भाई। RCH2COR, ये आपका कार्बोनिल है जो हमें गिवन है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, चलो करवाओ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सीधी सी बात है, यही इस H को एक्सेप्ट करने वाला है, करवा दीजिए। जैसे ही H को लेगा भाई लोन पेयर दे के ही बॉन्ड बनाएगा ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ गया भाई, ये तो स्टेबिलिटी वाली चीज़ है ही नहीं, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। देखो क्या आया अपने पास, RCH, इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए हैं, OH और ये R, इन प्लस ऑल यानी इनोल, ये इस रिएक्शन में क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब क्या होता है आगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, मतलब अब देखो ध्यान से सुनो कि अब आगे क्या होता है कि जो इनोल फॉर्म होती है वो न्यूक्लियोफिलिक होती है। कैसे कि जब यहाँ हम हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हेलोजन अटैक नहीं करता, अटैक कौन करता है, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि इस पर क्या चार्ज आता है, रेजोनेंस के कारण नेगेटिव, तो ये अटैक करता है कहाँ, हेलोजन पे, और दूसरे हेलोजन को अक्स माइनस के रूप में बाहर कर देता है। समझ रहे हो, यहाँ क्या आ गया है, अक्स। देखो क्या चीज़ बनी अपने पास, RCH XCOR, अल्फा पे क्या हो गया है, हेलोजिनेशन। बस ये चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं कि हमें कीटोन का हेलोजिनेशन कैसे करवाना होगा, तो अल्फा हेलो कीटोन आपको मिल चुका है। बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हेलोजिनेशन किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपका एसिडिक मीडियम में है। अब बेसिक मीडियम में देखो, अगर आपको बेसिक मीडियम गिवन होता तो भाई एल्डोल हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है एल्डोल में जब हमने पढ़ा था तो बेसिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल था वो इनोलेट बना था, पढ़ा हुआ है, सब रिपीट हो रहा है। देखो क्या होगा मैकेनिज्म, देखो कंपाउंड वही है, सेम कंपाउंड की ही रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में। बेस का हम अच्छे से जानते हैं, बेस होते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वो H को H प्लस के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई कर लेंगे। अब जो कार्बोनिल है उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होता है, क्योंकि इस पर इस कार्बोनिल का माइनस आई इफेक्ट लगता है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता है, तभी तो इनोल इनोलेट बनते हैं।
ठीक है। तो CO के -I की वजह से ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहाँ से एक H+ यहाँ से चला जाएगा इस OH के साथ, H2 बना लेगा। हमें क्या मिला भाई, अब H+ के फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, मतलब कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, देखो क्या बना, RCH नेगेटिव COR, ये बनेगा। अब हमें अच्छे से पता है नेगेटिव डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो भाई रेजोनेंस होगा, करवा दो रेजोनेंस, ये लो, यही होगा RCH डबल बॉन्ड CO-R, इसे हम कहते हैं इनोलेट। और आयन बन रहा है नेगेटिव, इसलिए बोल देते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं भाई, सेम आगे वाला स्टेप आने वाला है, क्योंकि इनोलेट की भी नेचर होती है न्यूक्लियोफिलिक। इस कार्बन पे आता है नेगेटिव और ये यहाँ टेक करके अक्स नेगेटिव को भगा देता है। इतना काम तो अब आगे का तो हो ही जाएगा। देखो क्या बन गया, RCH X COR, प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, और आपका जो कंपाउंड था वो भी सेम है। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ इंटरमीडिएट जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो चेंज हुआ है कि अगर एसिडिक मीडियम हो तो न्यूक्लियोफाइल होता है इनोल, और बेसिक मीडियम हो तो न्यूक्लियोफाइल होता है इनोलेट आयन। बस हो जाएगा अपना काम इतने में, समझ रहे हो। तो चाहे आपको एसिडिक मीडियम गिवन हो या बेसिक मीडियम गिवन हो, प्रोडक्ट आपको यही मिलने वाला है, मतलब दोनों ही कंडीशन में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मैकेनिज्म थोड़ी सी चेंज आएगी, क्योंकि इनोल और इनोलेट अलग अलग तरह से ही बनते हैं एसिडिक और बेसिक कंडीशन में। ठीक है, चलो मिटा देते हैं, कुछ इतना बड़ा था भी नहीं, इसमें एल्डोल ही था, बस लास्ट स्टेप में आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना था। ठीक है, तो बस हो गया एडिशन। देखो अब अगर आपको डायरेक्ट कोई ये क्वेश्चन दे देता, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, ये लो आपको ये दे दिया और बोल दिया एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बताओ, बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट बताओ, तो आप बता दोगे आराम से। दोनों ही तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और हमें तो एक ही चाहिए, तो आराम से रिएक्शन हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन। ठीक है, एक X2 लोगे तो रिएक्शन एक बार ही होगी, 2 लोगे तो 2 बार हो जाएगी, समझ रहे हो ना। और ध्यान ये भी रखना है कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई कार्बोनिल होता, यहाँ R है या ये लो CH3 है, अब आपको करवाना है रिएक्शन तो भाई करवा देंगे, लेकिन जब आप रिएक्शन करवाओगे, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, आपको H निकालना होता है सबसे पहले। इनोल में भी H अल्फा वाला जाता है और इनोलेट में भी जाता है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का सिलेक्शन तो करो कि कहाँ से H निकलना चाहिए। तो भाई यहाँ वाला H और यहाँ वाला H, तो यहाँ तो इसका क्या इफेक्ट लगेगा, +I, तो ये वाला H आसानी से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आसानी से कौन सा निकलेगा, इधर वाला। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम करते हैं, लिखवाया हुआ है। ठीक है ना, तो डोनेटिंग ग्रुप इसके एसिडिटी को कम कर देगा, तो सीधी सी बात है इधर वाला H निकलेगा, इनोल या इनोलेट इधर बनेगा, तो हेलोजन भी इधर ही आएगा। तो भाई दोनों ही कंडीशन में एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, इधर क्या आ जाएगा, हेलोजन। तो आप इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आपको अगर दे दिया जाएगा तो आप लोग बना लेंगे। ठीक है ना, अगर एक जैसे हाइड्रोजन है तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हेलोजनेशन करवा देना, लेकिन अल्फा कार्बन ये ध्यान रखना बस। ठीक है, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो आप थोड़ा एसिडिक नेचर देख के फिर काम करोगे। ओके, चलो यह आपका हेलोजिनेशन हो गया। अब
अब कार्बोनिल कंपाउंड हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड ही है लेकिन उनमें अनसैचुरेशन आ गया। हेडिंग है अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ से आपके एक रिएक्शन है माइकल कंडेंसेशन, वहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले अगर डेफिनेशन कोई आपको पूछे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो यानी अनसैचुरेशन हो तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है कि इसका नाम लिखना है, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का आपको नाम लिखना है। चलिए जी स्टार्ट हो जाइए। पहले फर्स्ट को देखो, पहले फर्स्ट को देखो, नंबरिंग दो। क्या कहते हैं हम कि जो कार्बोनिल कंपाउंड जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसे हम नंबरिंग में ऐड करते हैं। ओके चलो ऐड कर दो, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट आएगा, ठीक है। ओके ब्यूट। अब देखो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन, अब आप 1L लिख दो या फिर सिंपल L लिख दो, ठीक है ना। तो आप चाहे 1L लिख दो या सिंपल L लिख दो, या फिर आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि 2 इन ब्यूटेनॉल ऐसे लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एल्केन की तो पोजीशन लिख दी, अब आप ब्यूटेनॉल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्यूट 2 इन, 2 पे तो डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पे एल्डिहाइड है इसलिए एल, ठीक है। चलो नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का देखेंगे। नीचे वाले का जब आप करोगे तो क्या नाम लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि इधर से CO पास में है, 3 4 दोनों में से किसी भी एक को नंबरिंग दे दो, ये लो 5। ओके चलो नाम लिखो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं विथ पोजीशन। तो 4 पे कौन है भाई, मिथाइल, 4 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, चलो 4 पे मिथाइल है। फिर जैसे मैंने यहाँ पहले एल्किल श्रृंखला का नाम लिखा था ना, ठीक है, प्रीफिक्स लगाया था, वैसे ही यहाँ लगा दो। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो पेंट आएगा, पेंट 3 इन, क्योंकि पोजीशन 3 पे क्या है डबल बॉन्ड, 3 इन, ठीक है 3 इन। अब इस CO की भी तो पोजीशन लिखनी पड़ेगी ना, ये तो भाई टर्मिनल था इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं था, ब्यूटेनॉल भी लिख सकते थे, लेकिन ये तो कीटोन कभी भी टर्मिनल पे थोड़ी आ सकता है, वो तो हमेशा बीच में ही आएगा ना, उसके दोनों तरफ कोई ना कोई प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो कीटोन है उसकी आपको पोजीशन हमेशा लिखनी ही है। तो क्या लिख दोगे 3 इन 2 ऑन, सेकंड पे जुड़ा हुआ है कीटोन, 2 ऑन मैसेटिलीन, क्योंकि इस ग्रुप का नाम क्या है मैसेटिलीन, इसलिए आप लास्ट में इसका सफिक्स लगा सकते हो मैसेटिलीन, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये मैसेटिलीन लिख दो या फिर इसका ये अच्छे से IUPAC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैसेटिलीन कंपाउंड है, ये इसका हमने IUPAC नोमेनक्लेचर किया है और ये हमने 2 इन ब्यूटेनॉल का क्या किया है IUPAC। ऐसा आप नोमेनक्लेचर तो कर ही लेंगे, ठीक है। चलो
अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, चलो ये तो सिंपल नोमेनक्लेचर था जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। अब डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड का कैसे करेंगे वो 2 एग्जाम्पल से आपने देख लिया है। कोई नहीं पूछता आपको, लेकिन नॉलेज के लिए हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसी होती है तो मैं बना देती हूँ कैसी होती है। C डबल बॉन्ड O और ये भाई 2 ग्रुप, ऐसी कुछ होती है। ठीक है, चलो अनुनादी संरचना ये बनाओ, क्योंकि मुझे रिएक्टिविटी के लिए पता करना पड़ेगा। देखो हमें पता है इस ऑक्सीजन का -I लगता है, तो भाई इस कार्बन पे चार्ज क्या आता है जी, पॉजिटिव। ये चीज़ होती है ना। ठीक है, जब यहाँ पॉजिटिव आ गया तो सीधी सी बात है डबल बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा पाई इलेक्ट्रॉनों को। तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्या हम क्या देख रहे हैं, देखो भाई कि CO बॉन्ड की नेचर होती है पोलर, ऑक्सीजन का लगता है -I, लेकिन जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव को बैलेंस जल्दी से कौन कर देता है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो भाई ये वाला जो स्टेप है वो बहुत फास्ट है। यहाँ जैसे ही पॉजिटिव आएगा तुरंत पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब हमने देखा कि जो एल्कीन है, अल्फा बीटा में जो कार्बन है उसकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक। देखो जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो एल्कीन होती है, जनरली जो एल्कीन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक होती है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ही तो एल्कीन की नेचर न्यूक्लियोफिलिक होती है ना। ठीक है, लेकिन जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स को देखा गया तो ये देखा गया कि यहाँ ऑक्सीजन के -I की वजह से जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव आता है, तो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत आगे शिफ्ट हो जाते हैं, और कार्बोनिल यहाँ जो ये एल्कीन वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, ये देखो जनरली एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होती है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस में भाग लेने की वजह से इस पर पॉजिटिव आ जाता है। अब भाई खुद पे ही पॉजिटिव आ रहा है तो भाई पॉजिटिव को कहाँ से लेगा। ठीक है, इसकी खुद की नेचर ही कैसी हो गई है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो बस रिएक्टिविटी में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें जो डबल बॉन्ड होता है उसकी नेचर होती है इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों होती है इलेक्ट्रोफिलिक, CO के -I इफेक्ट की वजह से, इस CO ग्रुप के -I की वजह से। समझ गए ना। इसलिए जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर अटैक कौन करता है, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर तो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसलिए अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ गए ना। बस ये आपको इसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा पता करना था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें एल्कीन की नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है, चलो जी अब हम प्रिपरेशन करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, जो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो। आपके दिमाग में अगर रिएक्शन आ रही है मतलब आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो केमिस्ट्री को, और अगर अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन में बने थे, तो पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि रिएक्शन ये जो यूनिट है ये कल कंप्लीट हो जाएगी, कल वाले क्लास में। तो अगर अभी भी आपको पीछे का पढ़ा हुआ क्लिक ही नहीं हो पा रहा लास्ट तक आके भी, तो पढ़ना बेकार है। देखो
क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अरे भाई याद करो, जब मैंने आपको नेम्ड रिएक्शंस पढ़ाई थी, सबसे पहले मैंने आपको एल्डोल पढ़ाया था। एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट था वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ही था, याद करो, ठीक है ना। तो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नोवेंजेल में भी बनाते थे, याद हो तो। नोवेंजेल कंडेंसेशन में एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड ले रहे थे, पता है क्या ऐसा कुछ? नहीं पता होगा, मुझे पता है, पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। तो उसमें भी हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड कुछ भी बन सकता है वहाँ, लेकिन कार्बोनिल भी बनता है। लेकिन अगर सिर्फ कार्बोनिल ही चाहिए तो हम सबसे अच्छा रिएक्शन क्या होता है, एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन सबसे अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। पढ़ा करो यार, ऐसे तो मैं आऊँगी डेली, आपको सिलेबस तो हो जाएगा, सिलेबस की तो कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए, वो तो कोई भी करवा देता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। पढ़ते लिखते अगर नहीं हो तो मैं चाहे कितना भी पढ़ा दूँ, अब देखो सेकेंड यूनिट आपका कल हो जाएगा, फिर फर्स्ट स्टार्ट कर दूँगी वो भी हो जाएगा, ऐसे ही 5 यूनिट हो जाएंगे, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट और आपका क्या कुछ नहीं। तो प्लीज़ पढ़ते हुए चलो चीज़ों को। सेम वही एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्शन होती है। एल्डोल अभी अभी बनाया है, चलो मैकेनिज्म बनाओ, मैकेनिज्म बनाओ भाई। कैसे बनाओगे, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे, बेस यहाँ से H को निकालेगा, नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करेगा और इनोलेट बनाएगा। बताने की ज़रूरत थोड़ी है, इतना काम अभी अभी रिएक्शन की है मैंने, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में क्या बनता है, इनोलेट आयन। देखो जी CH2O नेगेटिव, इसे हम कहते हैं इनोलेट। आयन क्योंकि नेगेटिव बना हुआ है तो आयन, ओके। अब जो इनोलेट बन गया वो दूसरे कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि अब इनोलेट तो न्यूक्लियोफाइल है ना, और कार्बोनिल का कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक, तो आराम से एडिशन दे देगा। देखो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, और जब ये यहाँ रेजोनेंस करता है तो ये नेगेटिव यहाँ आराम से अटैक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो बनाओ CH3 CHO माइनस, यही था इधर, इस कार्बन से जुड़ गया CH2, CH2 से जुड़ा हुआ है CO और ये है H, ये चीज़ है। चलो एसिडिक मीडियम दो, एसिडिक मीडियम दोगे O माइनस के साथ H जुड़ जाएगा, जोड़ दो CHOH CH2COH, यही बनेगा। चलो आगे का स्टेप क्या है भाई, बेसिक मीडियम अगर आपने ले रखा है तो बेस ही आगे का काम करेगा। क्या करेगा, यहाँ से इस H को लेगा, देखो जैसे ही H प्लस जाएगा नेगेटिव आएगा यहाँ, और ये नेगेटिव रेजोनेंस करके इस लिविंग ग्रुप को भगाएगा, यानी हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। देखो भाई रिएक्शन को, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है जो हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेके, और अभी अभी ये करवाया था और फिर से ये का यही आ गया। फिर भी आपको अगर चीज़ें दिमाग में नहीं घुस रही है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और अगर समझ में आ रहा है, मैं बोलूँ तभी आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक हो जा रही है, तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड ले लिए। अब कार्बोनिल कंपाउंड सारा कुछ मैं पहले बता चुकी थी एल्डोल में कि दोनों कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है।
दोनों के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक के पास तो होना ही चाहिए। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कभी नहीं होगा, ना तो इनोल बनेगा ना ही इनोलेट बनेगा। समझ गए होंगे ना? ठीक है। देखो ऐसे ही अगर आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाता, देखो मैं दे देती हूँ, आप लोग बनाना। CH3CO CH3 CH3CO CH3 बेसिक मीडियम ही दे रही हूँ। प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना भी बता रखा है, डायरेक्ट बनाना नहीं आ रहा तो मैकेनिज्म 2-3 बार आ चुकी है, अब आराम से बना लोगे। SCHO CH3CHO और ये बेसिक मीडियम, यहाँ भी आपको ये काम करना है। ठीक है, चलो जी। ऐसे ही जब ये वाला बनाओगे ना, रिंग सिंथेसिस का ध्यान रखोगे। पहले 5 मेंबर्ड बनाओगे अगर बन रही है, 5 मेंबर नहीं बन रही, 6 मेंबर्ड बन रही है तो 6 मेंबर्ड, और अगर 5 बन रही है तो पहले 5 मेंबर्ड को ही बनाओगे। ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड रिंग से। ओके, बना लेंगे ना। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग बनाओगे, आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अभी मैंने आपको मैकेनिज्म तो बता ही दिया है, तो आप आराम से आगे का भी कर लेंगे। एक और दे देते हैं, जैसे ये दोनों कार्बोनिल है और आपको एल्डोल करना है। ऐसे ही आपके पास बस ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये अच्छे से अप्रोच कर लिया ना तो ये यूनिट हमारा अच्छे से हुआ है, मुझे भी ये लगेगा। ठीक है, तो आप ये अच्छे से बनाएंगे। फिर कल हम इनका रिडक्शन पढ़ेंगे, HX के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ रिएक्शन और लास्ट में माइकल कंडेंसेशन, और कल हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी तरफ से आपके 2 यूनिट कल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट कर दूँगी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। ठीक है, उसमें क्या है, पहले स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा रीज़न यही था कि आपको थोड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बने। ठीक है ना, उसमें क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़ते आए हो, बियर लॉ, लैम्बर्ट लॉ, रेडिएशन, वेवलेंथ, वही सब उस यूनिट में आने वाला है। ट्रांजिशन, खैर केमिस्ट्री भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा फिजिक्स में ऐसा आ गया है ना, केमिस्ट्री भी है कि उसमें ट्रांजिशंस देखेंगे, एडजॉर्प्शन बैंड देखेंगे, वुडवर्ड रूल पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा यूनिट है आपका फर्स्ट यूनिट, काफ़ी स्कोरिंग है और उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा, नंबर ऐसे फिक्स रहेंगे उसमें कि आपने अगर ये चीज़ पढ़ी है तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना। नेम्ड रिएक्शन ऑन टिप्स कर लेना सारी की सारी, क्योंकि यहाँ से अगर ये 10 रिएक्शन भी पढ़ी है ना इस यूनिट से तो आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत मिक्सिंग देखो आती है आजकल पेपर के अंदर, ऐसा नहीं होता कि आधा पोर्शन दे दिया उसमें से एक क्वेश्चन आया आधे से दूसरा, नहीं, थोड़ी बहुत मिक्सिंग आती है, लेकिन इन रिएक्शंस को लेके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और एक बार आपका सिलेबस हो गया तो हम 5 ईयर भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, ताकि कुछ रिएक्शन जो मैंने नहीं पढ़ाई है, क्योंकि सीधी सी बात है काफ़ी लेट भी स्टार्ट हुआ है सिलेबस, और वैसे भी इतना लेंथी सिलेबस है कि 75% तक मैं कवर करवा दूँ वही बहुत है, इतना ही सब करवाएंगे। ठीक है, तो देखो मेन ट्राई यही है, आपका सिर्फ मेरी बात ध्यान रखनी है, जो मैंने पढ़ाया है वो ऑन टिप्स याद करके जाओगे।
ठीक है। फिर 5 ईयर पेपर में सॉल्व करवा दूंगी आपको, तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है केमिस्ट्री में, तो ठीक है, आराम से आप कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप लोग बनाएंगे, फिर कल मैं डिस्कस भी कर लूँगी, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं और कल आते हैं, ठीक है, चलो।